साथियों, आज एक बहुत ही गंभीर विषय पर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। लंबे अरसे से देखा जा रहा है कि भारत में जिन जिन राज्यों में जहां जहां चुनाव होते हैं और जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं उन राज्यों में सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं, जातीय उन्माद फैलाया जाता है, जातीय हिंसा होती है और वहां पे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को शिकार बनाया जाता है, उनकी हत्याएं कर दी जाती हैं। छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ में सामूहिक बलात्कार हो जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है। महिलाओं के साथ में बलात्कार होता है, उनकी हत्या कर दी जाती है। ऐसा ही अभी जिन जिन राज्यों में चुनाव होने वाला है, अभी 9 राज्यों में चुनाव आने वाला है 2023 में, इससे पहले भी ऐसा होता रहा है और अभी भी वो शुरू हो गया है। अभी राजस्थान में पहले जितेंद्र मेघवाल को मारा गया एक युवा को, उसके बाद में एक छोटे से बच्चे को स्कूल में पानी पीने के ऊपर हेडमास्टर ने पीट पीट के मार दिया। फिर उत्तर प्रदेश में जब चुनाव थे उससे पहले बहुत सारे ऐसे केस सामने आए। फिर मनीषा को मार दिया जाता है, उसके साथ बलात्कार हो जाता है। अभी ताजा खबर आई है कि लखीमपुर खीरी में 2 सगी बहनों के साथ बलात्कार हुआ और उन्हें किसी पेड़ से फांसी लगा के लटका दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि इसका असली दोषी कौन है? तो अगर हम लोगों को दोष देना शुरू करें तो मैं समझता हूं कि जो हमारा जो सिस्टम है वो इसका बहुत बड़ा दोषी है। जैसे कि अगर हमारा लॉ एंड ऑर्डर है, अगर वो ईमानदारी से काम करता और अगर कोई सख्त कानून बना देता, जबकि देश में लंबे अरसे से एक मांग उठती आ रही है कि जो बलात्कार का जो केस है उसमें बलात्कार जैसी जो घृणित जो अपराध किए जाते हैं इसमें फांसी का प्रावधान किया जाना चाहिए। लेकिन साथियों, ये एक गंभीर विषय पे मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूं कि जब यहाँ पर एक ज्योति पांडे के साथ में एक हादसा होता है, उसकी हत्या हो जाती है, तो पूरा देश उसको अपनी बेटी कहता है, अपनी बेटी मान लेता है। कोई उसको निर्भया कहता है, कोई उसको दामनी कहता है, उसके नाम पे फंड इकट्ठा होता है। होना भी चाहिए क्योंकि देश की बेटी है। वो किसकी बेटी है इसको जाने दीजिए, लेकिन उसका नाम ज्योति पांडे है। इसलिए बता रहा हूं कि वो ज्योति पांडे है। दूसरा केस हुआ, एक डॉक्टर रेड्डी जो थी उसको कुछ लड़कों ने जिंदा जला के मार दिया। तो पुलिस ने या हमारे कानून ने जिन लोगों को, जिन्होंने उस निर्भया के साथ में या ज्योति पांडे के साथ में अपराध किया, उनको फांसी की सजा दी। और जो डॉक्टर थी, उस डॉक्टर जो रेड्डी थी, जो डॉक्टर, उसके जो वो थे जिन्होंने जिंदा जला के मारा था, उन लोगों को पुलिस ने तुरंत एनकाउंटर कर दिया, उन हत्यारों को मार दिया जिन्होंने उस लड़की को मारा था। मैं कहता हूं ये बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, कानून ने बहुत अच्छा अपना फर्ज निभाया, चाहे पुलिस हो या वो जुडिशरी हो। लेकिन जब यहाँ पे अनुसूचित जाति या जनजाति की लड़की या महिला के साथ बलात्कार होता है, उसको जिंदा जला दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है। अभी मनीषा को मार दिया गया, उस केस में ऐसा क्यों नहीं किया गया? अभी जो लखीमपुर खीरी में जो 2 बहनों के साथ में जो बलात्कार हुआ, सामूहिक बलात्कार हुआ, 2 सगी बहनों के साथ में, देखिए, और एक साथ क्या होगा तो उनके ऊपर उस समय क्या बीती होगी। और बाद में फिर उनकी हत्या भी कर दी गई, उनको पेड़ के लटका दिया। अभी उनके ऊपर क्या पुलिस ऐसा एक्शन लेगी? क्या उन अपराधियों का एनकाउंटर करेगी? क्या हमारा न्यायालय उसको न्याय देगा? ये सवाल है। और ये सवाल इसलिए करना चाहता हूं, ये सवाल अत्यंत जरूरी हो गए हैं कि इस देश में जो मानवीय मूल्यों की जो गरिमा है उसको तार तार किया जा रहा है। यहाँ पे जो जातीय भेद है, जो जातीय उन्माद है, वो क्यों फैल रहा है? उसकी वजह क्या है? क्योंकि जो जुडिशरी है, जहां पे आदमी न्याय की उम्मीद करता है, जो न्याय का मंदिर माना जाता है, तो जुडिशरी का जो सिस्टम है, हमारा भारत का संविधान क्या कहता है कि जिस न्यायालय में कोई जज है उसका रिश्तेदार वहां प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, एडवोकेट वहां पे कोई भी रिश्ते में वहां प्रैक्टिस नहीं कर पाता है, नहीं कर सकता। लेकिन हमारे देश में जो न्यायालय है वहां पे उन जजों के रिश्तेदार, एडवोकेट्स
वहां पे प्रैक्टिस करते हैं और जब अगर वो अपराधी की तरफ से अगर पेश हो जाएं तो सोचिए कि फिर फैसला किसके हक में होगा, ये तो आप निर्णय लेंगे। क्योंकि आज तक अगर ऐसा कुछ नहीं हो पाया है तो उसके पीछे का कारण है कि उन्होंने उसका कहीं ना कहीं फेवर किया है। अगर वो अपराधी का फेवर नहीं कर रहे होते तो मैं समझता हूं कि उनको सजा जरूर मिल जाती। दूसरा है जो फिल्म उद्योग है, जहां से फिल्में बनती हैं, जिसको पूरा देश देखता है, पूरी दुनिया भी फिल्में देखती है, हमारा देश भी फिल्में देखता है और फिल्मों का बहुत बड़ा एक असर होता है। टीवी सीरियल जो चलते हैं उनका बहुत बड़ा असर देश में होता है। तो ऐसे ही फिल्मों में जो दिखाया जाता है, जो घटनाएं जो दिखाई जाती हैं, तो वहां पे विशेषकर एक दबंग शब्द इस्तेमाल किया जाता है और उसको दबंग जाति दिखाया जाता है, चाहे वो राजपूत दिखाया जाए या ब्राह्मण दिखाया जाए या अन्य कोई दिखाया जाए। और वो अधिकतर जो फिल्में जो बन रही हैं वो उसी आधार पर बनती हैं कि वो जिनको दबा रहे हैं, जिनका शोषण कर रहे हैं, जिनका अत्याचार कर रहे हैं, वो हैं कौन लोग? वो अनुसूचित जाति के, जनजाति के या अति पिछड़ा वर्ग के लोग होते हैं जिनके ऊपर वो अत्याचार होता है। तो साथियों, इसमें बहुत बड़ी भूमिका जो है वो हमारे फिल्म जगत की भी होती है कि वहां से हम लोग अच्छी शिक्षा नहीं लेते हैं। वहां से जो नेगेटिव जो थॉट्स आते हैं वो आदमी के दिमाग पे आते हैं कि मेरी जाति ही ऐसी है, मुझे तो अपराध करना ही चाहिए। क्योंकि एक सीरियल आता था, अमोली सीरियल आता था टीवी पे, आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है। मैंने हालांकि सरकारों को उस समय लेटर भी लिख के दिया था कि ये जो सीरियल आ रहा है आप इसको बंद कर दीजिए। वहां एक आदमी अपने एक भतीजे से कहता है कि तुम्हारी बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं, तुम गांव में जो अपराध कर रहे हो उसको बंद कर दो। तो वो लड़के क्या कहते हैं, कहते हैं चाचा अगर हम ये बलात्कार ना करें, हत्याएं ना करें, उन्माद ना फैलाएं तो हमें ठाकुर कौन कहेगा। यानी इस तरीके की जो भावना जो दिखाई गई, तो जो बाकी के जो युवा हैं उनके अंदर एक भावना पनपी कि हम तो ठाकुर हैं, अपराध करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये इस तरीके के जो सीरियल बने या फिल्में बनती हैं उनके ऊपर कोई रोक नहीं लगाई जाती, जिसका प्रभाव हमारे युवाओं पर पड़ता है। दूसरा है जो न्यायपालिका है, आज तक किसी भी अनुसूचित जाति जनजाति की महिला को न्याय क्यों नहीं मिल पाया, क्यों उसके बलात्कारियों को सजा नहीं मिल पाई? उसका कारण है क्योंकि जो जुडिशरी है हमारे देश की, जो न्यायपालिका है, उसका जो सिस्टम है, उस सिस्टम में उसमें इस तरीके का सिस्टम बनाया हुआ है कि जो जिसको हम कोलेजियम सिस्टम कहते हैं, जो उसकी जो नियुक्ति जो हो रही है वो अलग तरीके से हो रही है। जिस तरीके से नियुक्ति होनी चाहिए थी उस तरीके से नियुक्ति ना होके जिसकी नियुक्ति हो रही है, उसको कई बार हमारे देश में एक बड़े स्तर पे एक आवाज उठी है कि ये जो न्यायपालिका में जो नियुक्ति का जो सिस्टम है इसको बंद कर दिया जाए, ये गलत है। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है और जो जज जो चुने जा रहे हैं, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट का जज भी कहता है कि जिस तरह से जजों का चयन किया जा रहा है ये तरीका अच्छा नहीं है, इसको हमें बदलना पड़ेगा। एक सिस्टम से हमने जुडिशरी में जज को नियुक्त करना पड़ेगा। तो साथियों, न्यायपालिका इसलिए काम नहीं कर पा रही है ईमानदारी से और कानून नहीं बना पा रही है क्योंकि जो अपराधी जो हैं, जो अपराध करने वाले लोग हैं, जिसको हम दबंग जाति कह देते हैं, जबकि दबंग कहने से ही उसका हौसला और बढ़ जाता है, और एक को नीच अछूत गलीच कह देते हैं तो उसका हौसला गिर जाता है। तो दबंग कही जाने वाली जो जातियां हैं उनके जो न्यायाधीश हैं उसी जाति के ज्यादा तादाद में वहां पे पाए जाते हैं, और ज्यादा तादाद में क्या, अधिकतर उन्हीं लोगों का कब्जा उसमें न्यायालय में है। तो वो अगर उसकी जाति का व्यक्ति आता है, उसका टाइटल जब वो देखता है तो उसको कम से कम उसको सजा मिलती है, उसको गिरफ्तार करके बाद में किसी न किसी तरीके से उसको छोड़ दिया जाता है। अगर नहीं छोड़ा जाता तो आज तक यह रिकॉर्ड नहीं मिला किसी भी एक आदमी का कि किसी ने अनुसूचित जाति जनजाति के आदमी के साथ हत्या करी या बलात्कार किया और उसको फांसी दी हो किसी न्यायालय ने। ऐसा कोई रिकॉर्ड आज तक पूरे भारत में नहीं है। तो इसमें कई सारे जो लोग हैं वो दोषी हैं। दूसरा है जो संविधान है जो हमारे देश में जो 1950 में जो लागू किया गया, उसके ऊपर किसी भी अनुच्छेद के ऊपर आज तक कोई कानून नहीं बनाया गया। अगर उस पर कानून बनाए जाते, सख्ती से कानून बना दिए जाते, जिसको हम एट्रोसिटी एक्ट कहते हैं, अनुच्छेद 17 है, अगर उसको भी सही अमल में ले लेते, अगर उसको सही कानून बना देते उसके ऊपर और सजा का प्रावधान सही से कर देते, क्योंकि उसमें एक तरीका डाल दिया है कि जो अपराध करेगा जो आदमी और जो पीड़ित आदमी होगा
जो अपराध करने वाला है वो एक तरफ है, जो पीड़ित आदमी है वो एक तरफ है। दो तरीके के जो लोग हैं। तो अपराध करने वाला आदमी कौन है? वो स्वर्ण समाज का है, और स्वर्ण समाज का आदमी न्यायालय में बैठा हुआ है। और फिर स्वर्ण समाज के लोगों ने एक उसमें प्रावधान बनाया, कांग्रेस ने बदमाशी करी थी 1989 में, किस एक्ट में कि 2 जनरल कास्ट के आदमी इसमें गवाही देंगे, तब आपका केस एट्रोसिटी एक्ट का माना जाएगा। तो वो क्या होता है कि वो जातीय पक्ष कर जाते हैं कि जो उनकी जाति का आदमी जो अपराध करता है उसी जाति के आदमी को गवाही देनी है, तो वो अपनी जाति का फेवर करके वो गवाही देने से मना कर देता है। वो कह देता है मेरे सामने घटना नहीं हुई, इसलिए वो केस ऐसे ही रद्द हो जाता है। इसका मतलब आर्टिकल 17 में जो कानून बनाया गया है वो गलत है। मैं ये नहीं कहता कि सभी राजपूत बलात्कार करते हैं, सभी ब्राह्मण बलात्कार करते हैं, सभी बनिया बलात्कार करते हैं, या सभी ओबीसी का लोग बलात्कार करते हैं। बलात्कार तो सभी करते होंगे, उन्माद है, उन्माद किसी में भी आ जाता है। लेकिन कुछ लोग जो अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग हैं, अगर उन लोगों में अगर किसी एक आदमी को अगर फांसी हो गई होती, सख्त सजा हो गई होती, तो दूसरे अपराधियों को सबक मिल जाता, अगर तू ये अपराध करेगा तो तुझे भी ऐसा दंड मिल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता साथियों। अब मुझे क्या लगता है कि जहां जहां चुनाव होता है, जिन जिन प्रदेशों में चुनाव होता है, वहां पे जो अनुसूचित जाति, जनजाति, मुस्लिम या ओबीसी का जो आदमी है, उसको ओबीसी में एक बीसी है, बैकवर्ड क्लास है, और एक अदर बैकवर्ड क्लास है। जो बैकवर्ड क्लास है वो थोड़ा सा ठीक ठाक है, किसान है, थोड़ा सा ठीक ठाक है, पैसे में भी है। लेकिन जो अदर बैकवर्ड क्लास है वो बिल्कुल पिछड़ा हुआ है, वो अनुसूचित जाति या जनजाति के बराबर का लेवल का ही आदमी होता है। थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, 19 या 20 का फर्क होता है। तो उनके साथ भी अपराध होता है। तो ये अपराध क्यों किए जाते हैं या क्यों हो रहे हैं, मुझे ये शक हो रहा है। और ये एक न्याय का जांच का विषय है कि जिन प्रदेशों में चुनाव होता है, महत्वपूर्ण मुद्दा ये है, जिन प्रदेशों में चुनाव होता है वहां ये अपराध होते हैं। तो वहां के आदमी क्या करते हैं, वो मोमबत्ती लेते हैं, झंडा लेते हैं, बैनर लेते हैं, और हमें न्याय दो, हमें न्याय दो, हमें अधिकार दो, मोमबत्तियां जला के जुलूस निकालते हैं, बड़ी भीड़ भी इकट्ठी कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद फिर दूसरा अपराध हो जाता है, फिर तीसरा अपराध हो जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं, उस मोमबत्ती और नारेबाजी में से बाहर नहीं निकल पाते बेचारे, क्योंकि उनके साथ, जिनके साथ अन्याय हुआ है, तो वो तो न्याय की गुहार लगाएंगे सरकार के साथ में, न्यायालय के साथ में। तो उनको वहां उलझा के रखा जाता है, और ये लोग राजनीति में अपनी गोटियां फिट कर देते हैं जहां जहां इनको गोटियां फिट करनी होती हैं। और ये क्या करते हैं, वहां पे किसी भी तरीके से अपना षड्यंत्र रच देते हैं और इलेक्शन में ये कामयाब हो जाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि ये जांच का विषय है, आप भी इसको जांच करेंगे तो यही मिलेगा जो मैं आपको बता रहा हूं। मैं ये गारंटी से कह सकता हूं कि अपराध जानबूझ के कराए जाते हैं ताकि वहां के लोग अपराध को रोकने के लिए सरकार के सामने भीख मांगते रह जाएं, और बाकी के लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक कर वो कर लें। और लास्ट में क्या आता है, उन्हीं के समाज का, उन्हीं की जाति का एक आदमी आता है और वो आके इनको सांत्वना दे जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा, और वो फिर अपना वोट हथिया लेता है। उसके बाद वो केस ऐसे कैसे दफन हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है यहाँ यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को, या अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को, या जो पसमानदा जो मुस्लिम है, या दबा कुचला जो मुस्लिम है बेचारा, उन सबको ये एक तरह से बलि का बकरा बनाया जाता है इलेक्शन जीतने के लिए, उन्माद फैलाने के लिए, एक भय बिठाने के लिए। एक भय भी बिठाया जाता है। ये भय इसलिए बिठाया जाता है कि अगर तुमने हमारे खिलाफ अगर आवाज उठाई तो फिर हम तुम्हारा साथ कुछ भी कर सकते हैं। इस भय से भी वो आदमी, कई बार तो ऐसा देखने में आया है कि गांव में कोई सरपंच का चुनाव लड़ता है या कोई विधायक का चुनाव लड़ रहा है कोई एरिया में, तो वो ये कह देता है कुछ घरों में जाके या गांव में जाके कि तुम्हारा वोट तो हमने डाल दिया है, तुम्हें वोट डालने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजें, घटना सामने बार बार आती रही हैं और आती रहेंगी। मुझे लगता है कि ये घटना जब तक नहीं रुक सकती है, जब तक हमारे न्यायपालिका का सिस्टम अच्छा नहीं होगा, हमारी जो लॉ एंड ऑर्डर है, जिनको हम लोग लोक सेवक चुनते हैं मताधिकार से, उनका सिस्टम अगर अच्छा नहीं होगा तो जब तक ये सुधरने वाला नहीं है। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका एक हो सकती है, अभी नया संसद बन रहा है दिल्ली में, नया संविधान लिखने की बात भी हो रही है। मैं कहता हूं बिल्कुल नया संविधान लिख लीजिए, हम भी आपके साथ हैं। आप जितनी भी 6743 जातियां तो सिर्फ शूद्र समाज की मानी जाती हैं, फिर उसके ऊपर जो है बनिया है, ब्राह्मण है, राजपूत वैश्य है जो, या क्षत्रिय है,
या फिर ब्राह्मण है, जो वर्ग जो बांटे हुए हैं, तो शूद्र वर्ग में ही भी 6743 जातियां आती हैं। ऐसे ब्राह्मणों में भी जातियां हैं, राजपूतों में भी जातियां हैं, वैश्यों में भी जातियां हैं। उन सभी जातियों का एक एक प्रतिनिधि संसद में जाना चाहिए। तो जो संसद है वो इतनी बड़ी बनाई जाए कि उसमें प्रत्येक जाति का व्यक्ति जाए, उनका प्रतिनिधि जाए। ऐसे न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट से लेके और हाई कोर्ट जितने भी हैं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वो इतने बड़े बनाए जाएं कि उनमें प्रत्येक जाति का आदमी, जो जो जातियां जिस प्रदेश में जहां रहती हैं, उनके व्यक्ति को वहां पे जज बनने का अवसर प्रदान किया जाए। ऐसा मैं समझता हूं कि तब जाके ये अपराध रुक सकते हैं, वरना नहीं। अगर हम मोमबत्ती जलाते रहे, सरकार हंस रही है हमारे ऊपर, अपराधी हंसते हैं, वो कहते हैं कि मैंने कल ही तो इसकी बहन के साथ बलात्कार किया था, मैंने जिंदा जला के मार दिया था, आज फिर तूने कर दिया है तो फिर मोमबत्ती लेके घूम रहे हैं। अगर न्याय देना होता सरकार ने तो मुझे ही फांसी पर लटका दिया जाता। तो जो अपराधी है दूसरे अपराधी के साथ में बैठ के हंस रहा है, कहता है कि तेरा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर कुछ होता तो मेरा ही हो जाता। तो इतना जो भय रहित जो समाज हो गया है, भय रहित जो गुंडागर्दी हो गई है, उस गुंडागर्दी को रोकने का तरीका है कि वो एक सिस्टम को सुधारा जाए। और ये जो टीवी सीरियल जो चल रहे हैं टीवी पे, या जो फिल्में जो बनाई जा रही हैं, जो जातीय उन्माद या धार्मिक उन्माद जो फैलाया जाता है, मैं समझता हूं कि इसको बंद कर दिया जाए, वरना ये सिस्टम रुकने वाला नहीं है साथियों। और दूसरा है कि हम मोमबत्ती लेके निकलते हैं और निकलते रहेंगे, हम तो गुहार लगाने वाले आदमी हैं। अपराधी जो है भाई, हम उनके खिलाफ में सरकार से कह सकते हैं, क्योंकि हम तो इस उम्मीद से सरकार चुनते हैं कि वो हमारे लिए काम करेगा। वो लोक सेवक हम बनाते हैं उसको अपने मताधिकार से। हम चाहते हैं कि, हम तो उम्मीद करते हैं कि वो हमें न्याय देगा, लेकिन अगर वो न्याय नहीं देगा तो फिर एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि इस देश का प्रत्येक व्यक्ति आवाज उठाएगा, खड़ा होगा और इन लोगों को बिल्कुल उखाड़ फेंकेगा। मैं ऐसा समझता हूं कि ये लोग, अभी अपराध ज्यादा दिन तक नहीं रहता है। साथियों, आज एक बहुत ही गंभीर विषय पर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। लंबे अरसे से देखा जा रहा है कि भारत में जिन जिन राज्यों में जहां जहां चुनाव होते हैं और जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं, उन राज्यों में सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं, जातीय उन्माद फैलाया जाता है, जातीय हिंसा होती है और वहां पे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को शिकार बनाया जाता है, उनकी हत्याएं कर दी जाती हैं। छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ में सामूहिक बलात्कार हो जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है। महिलाओं के साथ में बलात्कार होता है, उनकी हत्या कर दी जाती है। ऐसा ही अभी जिन जिन राज्यों में चुनाव होने वाला है, अभी 9 राज्यों में चुनाव आने वाला है 2023 में, इससे पहले भी ऐसा होता रहा है और अभी भी वो शुरू हो गया है। अभी राजस्थान में पहले जितेंद्र मेघवाल को मारा गया, एक युवा को, उसके बाद में एक छोटे से बच्चे को स्कूल में पानी पीने के ऊपर हेडमास्टर ने पीट पीट के मार दिया। फिर उत्तर प्रदेश में जब चुनाव थे उससे पहले बहुत सारे ऐसे केस सामने आए। फिर मनीषा को मार दिया जाता है, उसके साथ बलात्कार हो जाता है। अभी ताजा ताजा खबर आई है कि लखीमपुर खीरी में 2 सगी बहनों के साथ बलात्कार हुआ और उन्हें किसी पेड़ से फांसी लगा के लटका दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि इसका असली दोषी कौन है? तो अगर हम लोगों को दोष देना शुरू करें तो मैं समझता हूं कि जो हमारा जो सिस्टम है वो इसका बहुत बड़ा दोषी है। जैसे कि अगर हमारा लॉ एंड ऑर्डर है, अगर वो ईमानदारी से काम करता और अगर कोई सख्त कानून बना देता, जबकि देश में लंबे अरसे से एक मांग उठती आ रही है कि जो बलात्कार का जो केस है उसमें बलात्कार जैसी जो घृणित जो अपराध किए जाते हैं, इसमें फांसी का प्रावधान किया जाना चाहिए। लेकिन साथियों, ये एक गंभीर विषय पे मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूं कि जब यहाँ पर एक ज्योति पांडे के साथ में एक हादसा होता है, उसकी हत्या हो जाती है, तो पूरा देश उसको अपनी बेटी कहता है, अपनी बेटी मान लेता है। कोई उसको निर्भया कहता है, कोई उसको दामनी कहता है, उसके नाम पे फंड इकट्ठा होता है। होना भी चाहिए,
क्योंकि देश की बेटी है। वो किसकी बेटी है इसको जाने दीजिए, लेकिन उसका नाम ज्योति पांडे है। इसलिए बता रहा हूं कि वो ज्योति पांडे है। दूसरा केस हुआ, एक डॉक्टर रेड्डी जो थी उसको कुछ लड़कों ने जिंदा जला के मार दिया। तो पुलिस ने या हमारे कानून ने जिन लोगों को, जिन्होंने उस निर्भया के साथ में या ज्योति पांडे के साथ में अपराध किया, उनको फांसी की सजा दी। और जो डॉक्टर थी, उस डॉक्टर जो रेड्डी थी, जो डॉक्टर, उसके जो वो थे जिन्होंने जिंदा जला के मारा था, उन लोगों को पुलिस ने तुरंत एनकाउंटर कर दिया, उन हत्यारों को मार दिया जिन्होंने उस लड़की को मारा था। मैं कहता हूं ये बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, कानून ने बहुत अच्छा अपना फर्ज निभाया, चाहे पुलिस हो या वो जुडिशरी हो। लेकिन जब यहाँ पे अनुसूचित जाति या जनजाति की लड़की या महिला के साथ बलात्कार होता है, उसको जिंदा जला दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है, अभी मनीषा को मार दिया गया, उस केस में ऐसा क्यों नहीं किया गया? अभी जो लखीमपुर खीरी में जो दो बहनों के साथ में जो बलात्कार हुआ, सामूहिक बलात्कार हुआ, दो सगी बहनों के साथ में, देखिए, और एक साथ क्या होगा तो उनके ऊपर उस समय क्या बीती होगी, और बाद में फिर उनकी हत्या भी कर दी गई, उनको पेड़ के लटका दिया। अभी उनके ऊपर क्या पुलिस ऐसा एक्शन लेगी? क्या उन अपराधियों का एनकाउंटर करेगी? क्या हमारा न्यायालय उसको न्याय देगा? ये सवाल है, और ये सवाल इसलिए करना चाहता हूं, ये सवाल अत्यंत जरूरी हो गए हैं कि इस देश में जो मानवीय मूल्यों की जो गरिमा है उसको तार तार किया जा रहा है। यहाँ पे जो जातीय भेद है, जो जातीय उन्माद है, वो क्यों फैल रहा है? उसकी वजह क्या है? क्योंकि जो जुडिशरी है, जहां पे आदमी न्याय की उम्मीद करता है, जो न्याय का मंदिर माना जाता है, तो जुडिशरी का जो सिस्टम है, हमारा भारत का संविधान क्या कहता है कि जिस न्यायालय में कोई जज है उसका रिश्तेदार वहां प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, एडवोकेट वहां पे कोई भी रिश्ते में वहां प्रैक्टिस नहीं कर पाता है, नहीं कर सकता। लेकिन हमारे देश में जो न्यायालय हैं वहां पे उन जजों के रिश्तेदार, एडवोकेट्स वहां पे प्रैक्टिस करते हैं, और जब अगर वो अपराधी की तरफ से अगर पेश हो जाएं तो सोचिए कि फिर फैसला किसके हक में होगा। ये तो आप निर्णय लेंगे, क्योंकि आज तक अगर ऐसा कुछ नहीं हो पाया है तो उसके पीछे का कारण है कि उन्होंने उसका कहीं ना कहीं फेवर किया है। अगर वो अपराधी का फेवर नहीं कर रहे होते तो मैं समझता हूं कि उनको सजा जरूर मिल जाती। दूसरा है जो फिल्म उद्योग है, जहां से फिल्में बनती हैं, जिसको पूरा देश देखता है, पूरी दुनिया भी फिल्में देखती है, हमारा देश भी फिल्में देखता है, और फिल्मों का बहुत बड़ा एक असर होता है, टीवी सीरियल जो चलते हैं उनका बहुत बड़ा असर देश में होता है। तो ऐसे ही फिल्मों में जो दिखाया जाता है, जो घटनाएं जो दिखाई जाती हैं, तो वहां पे विशेषकर एक दबंग शब्द इस्तेमाल किया जाता है और उसको दबंग जाति दिखाया जाता है, चाहे वो राजपूत दिखाया जाए या ब्राह्मण दिखाया जाए या अन्य कोई दिखाया जाए। और वो अधिकतर जो फिल्में जो बन रही हैं वो उसी आधार पे बनती हैं कि वो जिनको दबा रहे हैं, जिनका शोषण कर रहे हैं, जिनका अत्याचार कर रहे हैं, वो हैं कौन लोग? वो अनुसूचित जाति के, जनजाति के या अति पिछड़ा वर्ग के लोग होते हैं, जिनके ऊपर वो अत्याचार होता है। तो साथियों, इसमें बहुत बड़ी भूमिका जो है वो हमारे फिल्म जगत की भी होती है कि वहां से हम लोग अच्छी शिक्षा नहीं लेते हैं, वहां से जो नेगेटिव जो थॉट्स आते हैं वो आदमी के दिमाग पे आते हैं कि मेरी जाति ही ऐसी है, मुझे तो अपराध करना ही चाहिए। क्योंकि एक सीरियल आता था, अमोली सीरियल आता था टीवी पे, आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है। मैंने हालांकि सरकारों को उस समय लेटर भी लिख के दिया था कि ये जो सीरियल आ रहा है आप इसको बंद कर दीजिए। वहां एक आदमी अपने एक भतीजे से कहता है कि तुम्हारी बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं, तुम गांव में जो अपराध कर रहे हो उसको बंद कर दो। तो वो लड़के क्या कहते हैं, कहते हैं चाचा अगर हम ये बलात्कार ना करें, हत्याएं ना करें, उन्माद ना फैलाएं तो हमें ठाकुर कौन कहेगा। यानी इस तरीके की जो भावना जो दिखाई गई, तो जो बाकी के जो युवा हैं उनके अंदर एक भावना पनपी कि हम तो ठाकुर हैं, अपराध करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये इस तरीके के जो सीरियल बने या फिल्में बनती हैं उनके ऊपर कोई रोक नहीं लगाई जाती, जिसका प्रभाव हमारे युवाओं पर पड़ता है। दूसरा है जो न्यायपालिका है, आज तक किसी भी अनुसूचित जाति जनजाति की महिला को न्याय क्यों नहीं मिल पाया, क्यों उसके बलात्कारियों को सजा नहीं मिल पाई? उसका कारण है क्योंकि जो जुडिशरी है हमारे देश की, जो न्यायपालिका है, उसका जो सिस्टम है, उस सिस्टम में
उसमें इस तरीके का सिस्टम बनाया हुआ है कि जो जिसको हम कोलेजियम सिस्टम कहते हैं, जो उसकी जो नियुक्ति जो हो रही है वो अलग तरीके से हो रही है। जिस तरीके से नियुक्ति होनी चाहिए थी उस तरीके से नियुक्ति ना होके जिसकी नियुक्ति हो रही है, उसको कई बार हमारे देश में एक बड़े स्तर पे एक आवाज उठी है कि ये जो न्यायपालिका में जो नियुक्ति का जो सिस्टम है इसको बंद कर दिया जाए, ये गलत है। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। और जो जज जो चुने जा रहे हैं, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट का जज भी कहता है कि जिस तरह से जजों का चयन किया जा रहा है ये तरीका अच्छा नहीं है, इसको हमें बदलना पड़ेगा। एक सिस्टम से हमने जुडिशरी में जज को नियुक्त करना पड़ेगा। तो साथियों, न्यायपालिका इसलिए काम नहीं कर पा रही है ईमानदारी से और कानून नहीं बना पा रही है क्योंकि जो अपराधी जो हैं, जो अपराध करने वाले लोग हैं, जिसको हम दबंग जाति कह देते हैं, जबकि दबंग कहने से ही उसका हौसला और बढ़ जाता है, और एक को नीच अछूत गलीच कह देते हैं तो उसका हौसला गिर जाता है। तो दबंग कही जाने वाली जो जातियां हैं उनके जो न्यायाधीश हैं उसी जाति के ज्यादा तादाद में वहां पे पाए जाते हैं। और ज्यादा तादाद में क्या, अधिकतर उन्हीं लोगों का कब्जा उसमें न्यायालय में है। तो वो अगर उसकी जाति का व्यक्ति आता है, उसका टाइटल जब वो देखता है तो उसको कम से कम उसको सजा मिलती है या उसको गिरफ्तार करके बाद में किसी न किसी तरीके से उसको छोड़ दिया जाता है। अगर नहीं छोड़ा जाता तो आज तक यह रिकॉर्ड नहीं मिला किसी भी एक आदमी का कि किसी ने अनुसूचित जाति जनजाति के आदमी के साथ हत्या करी या बलात्कार किया और उसको फांसी दी हो किसी न्यायालय ने। ऐसा कोई रिकॉर्ड आज तक पूरे भारत में नहीं है। तो इसमें कई सारे जो लोग हैं वो दोषी हैं। दूसरा है जो संविधान है जो हमारे देश में जो 1950 में जो लागू किया गया, उसके ऊपर किसी भी अनुच्छेद के ऊपर आज तक कोई कानून नहीं बनाया गया। अगर उस पर कानून बनाए जाते, सख्ती से कानून बना दिए जाते, जिसको हम एट्रोसिटी एक्ट कहते हैं, अनुच्छेद 17 है, अगर उसको भी सही अमल में ले लेते, अगर उसको सही कानून बना देते उसके ऊपर और सजाओं का प्रावधान सही से कर देते, क्योंकि उसमें एक तरीका डाल दिया है कि जो अपराध करेगा जो आदमी और जो पीड़ित आदमी होगा, जो अपराध करने वाला है वो एक तरफ है, जो पीड़ित आदमी है वो एक तरफ है। दो तरीके के जो लोग हैं। तो अपराध करने वाला आदमी कौन है? वो स्वर्ण समाज का है और स्वर्ण समाज का आदमी न्यायालय में बैठा हुआ है। और फिर स्वर्ण समाज के लोगों ने एक उसमें प्रावधान बनाया, कांग्रेस ने बदमाशी करी थी 1989 में कि एक्ट में कि 2 जनरल कास्ट के आदमी इसमें गवाही देंगे तब आपका केस एट्रोसिटी एक्ट का माना जाएगा। तो वो क्या होता है कि वो जातीय पक्ष कर जाते हैं कि जो उनकी जाति का आदमी जो अपराध करता है उसी जाति के आदमी को गवाही देनी है। तो वो अपनी जाति का फेवर करके वो गवाही देने से मना कर देता है। वो कह देता है मेरे सामने घटना नहीं हुई, इसलिए वो केस ऐसे ही रद्द हो जाता है। इसका मतलब आर्टिकल 17 में जो कानून बनाया गया है वो गलत है। मैं ये नहीं कहता कि सभी राजपूत बलात्कार करते हैं, सभी ब्राह्मण बलात्कार करते हैं, सभी बनिया बलात्कार करते हैं या सभी ओबीसी का लोग बलात्कार करते हैं। बलात्कार तो सभी करते होंगे, उन्माद है, उन्माद किसी में भी आ जाता है। लेकिन कुछ लोग जो अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग हैं, अगर उन लोगों में अगर किसी एक आदमी को अगर फांसी हो गई होती, सख्त सजा हो गई होती, तो दूसरे अपराधियों को सबक मिल जाता, अगर तू ये अपराध करेगा तो तुझे भी ऐसा दंड मिल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता साथियों। अब मुझे क्या लगता है कि जहां जहां चुनाव होता है, जिन जिन प्रदेशों में चुनाव होता है, वहां पे जो अनुसूचित जाति जनजाति मुस्लिम या ओबीसी का जो आदमी है, उसको ओबीसी में एक बीसी है, बैकवर्ड क्लास है, और एक अदर बैकवर्ड क्लास है। जो बैकवर्ड क्लास है वो थोड़ा सा ठीक ठाक है, किसान है, थोड़ा सा ठीक ठाक है, पैसे में भी है। लेकिन जो अदर बैकवर्ड क्लास है वो बिल्कुल पिछड़ा हुआ है, वो अनुसूचित जाति या जनजाति के बराबर का लेवल का ही आदमी होता है। थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, 19 या 20 का फर्क होता है। तो उनके साथ भी अपराध होता है। तो ये अपराध क्यों किए जाते हैं या क्यों हो रहे हैं, मुझे ये शक हो रहा है। और ये एक न्याय का उसके जांच का विषय है कि जिन प्रदेशों में चुनाव होता है, महत्वपूर्ण मुद्दा ये है, जिन प्रदेशों में चुनाव होता है वहां ये अपराध होते हैं। तो वहां के आदमी क्या करते हैं, वो मोमबत्ती लेते हैं, झंडा लेते हैं, बैनर लेते हैं और हमें न्याय दो, हमें न्याय दो, हमें अधिकार दो, मोमबत्तियां जला के जुलूस निकालते हैं, बड़ी भीड़ भी इकट्ठी कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद फिर दूसरा अपराध हो जाता है, फिर तीसरा अपराध हो जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं, उस मोमबत्ती और नारेबाजी में से बाहर नहीं निकल पाते बेचारे, क्योंकि उनके साथ जिनके साथ अन्याय हुआ है तो वो तो न्याय की गुहार लगाएंगे सरकार के साथ में, न्यायालय के साथ में। तो उनको वहां उलझा के रखा जाता है
और ये लोग राजनीति में अपनी गोटियां फिट कर देते हैं जहां जहां इनको गोटियां फिट करनी होती हैं, और ये क्या करते हैं वहां पे किसी भी तरीके से अपना षड्यंत्र रच देते हैं और इलेक्शन में ये कामयाब हो जाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि ये जांच का विषय है, आप भी इसको जांच करेंगे तो यही मिलेगा जो मैं आपको बता रहा हूं। मैं ये गारंटी से कह सकता हूं कि अपराध जानबूझ के कराए जाते हैं ताकि वहां के लोग अपराध को रोकने के लिए सरकार के सामने भीख मांगते रह जाएं और बाकी के लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक कर वो कर लें। और लास्ट में क्या आता है, उन्हीं के समाज का, उन्हीं की जाति का एक आदमी आता है और वो आके इनको सांत्वना दे जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा, और वो फिर अपना वोट हथिया लेता है। उसके बाद वो केस ऐसे कैसे दफन हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है यहाँ यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को या अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को या जो पसमानदा जो मुस्लिम है या दबा कुचला जो मुस्लिम है बेचारा, उन सबको ये एक तरह से बलि का बकरा बनाया जाता है इलेक्शन जीतने के लिए, उन्माद फैलाने के लिए, एक भय बिठाने के लिए। एक भय भी बिठाया जाता है। ये भय इसलिए बिठाया जाता है कि अगर तुमने हमारे खिलाफ अगर आवाज उठाई तो फिर हम तुम्हारा साथ कुछ भी कर सकते हैं। इस भय से भी आदमी, कई बार तो ऐसा देखने में आया है कि गांव में कोई सरपंच का चुनाव लड़ता है या कोई विधायक का चुनाव लड़ रहा है कोई एरिया में, तो वो ये कह देता है कुछ घरों में जाके या गांव में जाके कि तुम्हारा वोट तो हमने डाल दिया है, तुम्हें वोट डालने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजें घटना सामने बार बार आती रही हैं और आती रहेंगी। मुझे लगता है कि ये घटना जब तक नहीं रुक सकती है, जब तक हमारे न्यायपालिका का सिस्टम अच्छा नहीं होगा, हमारी जो लॉ एंड ऑर्डर है जिनको हम लोग लोक सेवक चुनते हैं मताधिकार से, उनका सिस्टम अगर अच्छा नहीं होगा तो जब तक ये सुधरने वाला नहीं है। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका एक हो सकती है, अभी नया संसद बन रहा है दिल्ली में, नया संविधान लिखने की बात भी हो रही है। मैं कहता हूं बिल्कुल नया संविधान लिख लीजिए, हम भी आपके साथ हैं। आप जितनी भी 6743 जातियां तो सिर्फ शूद्र समाज की मानी जाती हैं, फिर उसके ऊपर जो है बनिया है, ब्राह्मण है, राजपूत वैश्य है जो, या क्षत्रिय है, या फिर ब्राह्मण है, जो वर्ग जो बांटे हुए हैं, तो शूद्र वर्ण में ही भी 6743 जातियां आती हैं। ऐसे ब्राह्मणों में भी जातियां हैं, राजपूतों में भी जातियां हैं, वैश्यों में भी जातियां हैं। उन सभी जातियों का एक एक प्रतिनिधि संसद में जाना चाहिए। तो जो संसद है वो इतनी बड़ी बनाई जाए कि उसमें प्रत्येक जाति का व्यक्ति जाए, उनका प्रतिनिधि जाए। ऐसे न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट से लेके और हाई कोर्ट जितने भी हैं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, वो इतने बड़े बनाए जाएं कि उनमें प्रत्येक जाति का आदमी, जो जो जातियां जिस प्रदेश में जहां रहती हैं, उनके व्यक्ति को वहां पे जज बनने का अवसर प्रदान किया जाए। ऐसा मैं समझता हूं कि तब जाके ये अपराध रुक सकते हैं, वरना नहीं। अगर हम मोमबत्ती जलाते रहे, सरकार हंस रही है हमारे ऊपर, अपराधी हंसते हैं, वो कहते हैं कि मैंने कल ही तो इसकी बहन के साथ बलात्कार किया था, मैंने जिंदा जला के मार दिया था, आज फिर तूने कर दिया है तो फिर मोमबत्ती लेके घूम रहे हैं। अगर न्याय देना होता सरकार ने तो मुझे ही फांसी पर लटका दिया जाता। तो जो अपराधी है दूसरे अपराधी के साथ में बैठ के हंस रहा है, कहता है कि तेरा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर कुछ होता तो मेरा ही हो जाता। तो इतना जो भय रहित जो समाज हो गया है, भय रहित जो गुंडागर्दी हो गई है, उस गुंडागर्दी को रोकने का तरीका है कि वो एक सिस्टम को सुधारा जाए। और ये जो टीवी सीरियल जो चल रहे हैं टीवी पे, या जो फिल्में जो बनाई जा रही हैं, जो जातीय उन्माद या धार्मिक उन्माद जो फैलाया जाता है, मैं समझता हूं कि इसको बंद कर दिया जाए, वरना ये सिस्टम रुकने वाला नहीं है साथियों। और दूसरा है कि हम मोमबत्ती लेके निकलते हैं और निकलते रहेंगे, हम तो गुहार लगाने वाले आदमी हैं। अपराधी जो है भाई, हम उनके खिलाफ में सरकार से कह सकते हैं, क्योंकि हम तो इस उम्मीद से सरकार चुनते हैं कि वो हमारे लिए काम करेगा। वो लोक सेवक हम बनाते हैं उसको अपने मताधिकार से, हम चाहते हैं कि, हम तो उम्मीद करते हैं कि वो हमें न्याय देगा। लेकिन अगर वो न्याय नहीं देगा तो फिर एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि इस देश का प्रत्येक व्यक्ति आवाज उठाएगा, खड़ा होगा और इन लोगों को बिल्कुल उखाड़ फेंकेगा। मैं ऐसा समझता हूं कि ये लोग, अभी अपराध ज्यादा दिन तक नहीं रहता है, कोई भी बुराई ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाती है। अगर ये लोग नहीं सुधरते हैं, अपने आप को नहीं सुधारते हैं, तो मुझे लगता है कि आवाज जन जन तक जाएगी। और पता कितनी जो मनीषा और जो बच्ची अभी लखीमपुर खीरी में जो 2 बहनों का जो बलात्कार होकर जो हत्या करी है, या जितेंद्र मेघवाल या वो छोटे मासूम बच्चे को जो इंदर मेघवाल को
और एक बच्चा और अभी एक युवा है अभी जालोर जिले में, जिसकी एक वीडियो दिखाई थी मुझे, किसी ने फोटो दिखाया था कि वो फांसी से लटका दिया अभी कल परसों। मैं अभी जा रहा हूं शनिवार को जिला पाली जाऊंगा और वहां जालोर भी जाऊंगा और कई जगह पे मैं होके आऊंगा, साथ में लखीमपुर खीरी भी जाऊंगा। हम वहां पे मोमबत्ती या जुलूस नहीं निकालते हैं, हम वहां का जो लॉ एंड ऑर्डर है उससे बात करेंगे, वहां की जुडिशरी में जाके बात करेंगे कि आखिरकार ये हो क्यों रहा है, इसको रोका क्यों नहीं जा रहा। एक लंबे अरसे से होता चला आ रहा है लेकिन इसको रोका क्यों नहीं जा रहा है। हम इसका जवाब मांगने की कोशिश करेंगे और वो जवाब देंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर जन आंदोलन तो होगा ही होगा। मैं शंकरलाल खैरालिया दिल्ली से आपके बीच में और आपसे अपील करता हूं कि साथियों, सिर्फ मोमबत्ती जलाने से कुछ नहीं होगा, हमें कुछ और सोचना होगा, समझना होगा कि हमें करना क्या चाहिए। सिर्फ मोमबत्ती जलाने से कुछ होने वाला नहीं है। जय भारत, जय संविधान।